हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इकोसिस्टम चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पे क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सो एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। तो देखिए इस पे ही क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब कि क्यों डीप सी जो हाइड्रोथर्मल या सी ओशन में जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सनराइज जो है वो पहुँच नहीं पाती है, सनलाइट वहाँ तक रीच नहीं कर पाती है। सो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज़ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके, इसमें से पता 50% से कम ही है जो PAR पार रीजन में आती है, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है। We know that plants and photosynthetic bacteria like autotrophs fix sun's radiant energy to make food from simple inorganic material। ठीक है ना, कि ये तो हमें पता ही फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक से हम ऑर्गेनिक मटेरियल को बना रहे हैं। सो प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार, और इसमें से भी सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट क्या करता है, एनर्जी को कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सो कैन यू इमेजिन कितना कम परसेंट यूज़ कर रहा है, बट फिर भी इतने लार्ज स्केल पे प्लांट से ही पूरा जो अर्थ है वो सस्टेन कर रहा है। So this small amount of energy sustains the entire living world, right? So it is very important to know how the solar energy is captured by plant flows through different organism of an ecosystem। अब ये एनर्जी पूरे इकोसिस्टम में अलग अलग लेवल में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, वो पैटर्न को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। सब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer and then to consumer। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि कंज्यूमर से वो एनर्जी प्रोड्यूसर की तरफ जा रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही है जो इस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है फूड में, और यहीं से ही फिर नेक्स्ट लेवल को जाएगी। तो हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कभी भी नहीं होगा। ठीक है। सो फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, क्लियर? ठीक है। सो दिस इज दी दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू काउंटर एक्ट द यूनिवर्स टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। ओके, तो देखिए समझ में आ रहा है कि इट इज़ नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सो इसलिए वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को फॉलो कर रहा है कि मतलब कंटिन्यूस हमें सप्लाई चाहिए एनर्जी की, क्योंकि ये बाद में यूटिलाइज भी होती जा रही है। सो ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मेजर प्रोड्यूसर आर herbaceous and woody plants। Okay, likewise producer in an aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae, higher plants। ये aquatic ecosystem में है। So you have read about the food chain and webs that exist in nature, starting from the plant or producer food chain, or rather webs are formed such that an animal feed on a plant or other animal and in turn is food for another। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है, पहले प्लांट, फिर उसके बाद दूसरे एनिमल उस पर डिपेंड, फिर उसके बाद दूसरा और एनिमल उस पर डिपेंड करते हैं। तो हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं या कार्निवोर्स की कैटेगरी में ये सब आते हैं। सो द चेन और वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी, है ना। अब ये वेब क्यों बना रहा है, तो मतलब एक प्लांट है, उसको एक रैबिट भी खा रहा है, उसको एक ग्रास ऑपर भी खा रहा है। अब रैबिट को सपोज स्नेक खा रहा है, ग्रास ऑपर को कोई और एक कार्निवोर खा रहा है। तो अब ये क्या हुआ, एक ही चेन से मल्टीपल चेन राइज हुई, और कहीं ना कहीं किसी एक लेवल पे ये चेन आपस में मर्ज भी हो जाएगी, तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। दैट्स वाई इट इज सेइंग सो। ओके, सो नो एनर्जी दैट इज ट्रैप इन एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉर एवर। ठीक है, कभी भी वो एनर्जी उसमें नहीं रहेगी, वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफर होगी। सो एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर हैंस इज ईदर पास ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। ठीक है, कंज्यूमर की तरफ जाएगी, अल्टीमेटली वो कंज्यूमर या फिर वो ऑर्गेनिज्म जब तक मरेगा तो उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास जाएगी, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा, एंड दिस इज हाउ द साइकिल गोज ऑन। सो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन। समझ आया? तो दो तरह की फूड चेन होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से शुरू हो रही है, प्रोड्यूसर से शुरू हो रही है, प्रोड्यूसर फिर देन हर्बीवोर, कार्निवोर। डिट्राइसर फूड चेन कहाँ से शुरू हो रही है, डेड मतलब जो भी प्लांट या एनिमल है वहाँ से शुरू हो रही है। तो एक्चुअली ये शुरू हो रही है किससे, डिकम्पोजिशन से, ये डेट्राइटिवोर से शुरू हो रही है। ठीक है, इसलिए हम इसको डेट्राइटस फूड चेन बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डेड प्लांट या एनिमल है वो
उनका फर्दर क्या होगा, तो उनको भी डाइजेस्ट करके वापस, क्योंकि वो सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, इसे वापस इनऑर्गेनिक मैटर बनाया जाएगा। ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो इसको वापस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके वो सबको वापस रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर, समझे। सो ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड। दे आर हैंस कॉल्ड द कंज्यूमर एंड ऑल्सो हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स मतलब कि खुद खाना मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम इनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सो इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न ईट द प्लांट और अदर दे आर प्रोड्यूस दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, समझे। यानी प्लांट को अगर रैबिट खा रहा है तो रैबिट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। रैबिट को अगर मान लो एक टाइगर खा रहा है तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सो लाइकवाइज यू हैव द टर्शियरी कंज्यूमर ऑल्सो। सो ऑब्वियसली अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या कहलाएगा आपका, हर्बीवोर कहलाएगा, समझ आ रहा है, हर्बीवोर। सम कॉमन हर्बीवोर्स लाइक इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मॉलस्क इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये याद रखना, मॉलस्क एक्वेटिक इकोसिस्टम में हर्बीवोर का काम करता है। क्वेश्चन बन सकता है और हम अटक सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। सो द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर लाइक कार्निवोर्स और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स। ये समझ आया, कंफ्यूजन नहीं होना, मैं यहाँ पे देखिए आपको बताती हूँ। देखिए प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को जो पहला खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर भी है, एज वेल एज वो क्या है, वो हर्बीवोर भी है, ठीक है ना। हर्बीवोर बोलेंगे ये प्राइमरी कंज्यूमर, इसको जो खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर तो है ही, बट ये क्या कहलाएगा, ये और भी कहला सकता है, इट इज़ प्राइमरी कार्निवोर, है ना, प्राइमरी कार्निवोर, ठीक है, क्योंकि ये अब हर्बीवोर को खा रहा है। ऐसे ही ये जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर, या फिर ये कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई, ओके। तो वही यहाँ पे ये बोल रहा है, राइट। सो प्राइमरी कार्निवोर, दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर। सो एक सिंपल ग्रेजिंग चेन कैसे बताइए, ग्रास है, गोट खा रहे हैं और फिर मैन। अगर हम चाहते हैं कि मैन को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिले या सबसे ज़्यादा फूड अवेलेबल हो तो वो डायरेक्ट ग्रास से मैन पे जाएगा, मतलब डायरेक्ट प्लांट कंज्यूम करेगा बाय मैन, तो फिर उसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ध्यान रखना। सेकेंड वो बोल रहा है डेट्राइटस फूड चेन, इट बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर एज आई टोल्ड यू, मतलब डेड प्लांट एंड एनिमल। इट इज़ मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस, जिसको हम डेट्राइटस भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज सेप्रोफाइट्स। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये दो कैटेगरी में होते हैं, एक होते हैं सेप्रोफाइट्स और दूसरी कैटेगरी होती है दैट इज़ पैरासाइट। तो सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं, डेड पे, और पैरासाइट जो लाइव पे, लिविंग पे डिपेंड करते हैं, बट डिपेंड दूसरों पे करते हैं, खाना खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए दोनों ही हेट्रोट्रॉफ्स हैं, क्लियर। सो डिकम्पोजर्स सीक्रेट, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम करते हैं, रिलीज करते हैं, दैट ब्रेक डाउन द डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम, ठीक है ना। बाहर ये एंजाइम को रिलीज करेंगे, उनको डाइजेस्ट करेंगे और फिर ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, क्लियर। In an aquatic ecosystem, GFC is the major conductor for energy flow. ध्यान रखना, इसमें GFC सबसे ज़्यादा फ्लो होती है, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, DFC कम रहती है। As against this, in terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain. ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि GFC ज़्यादा किस में होती है, एक्वेटिक में होती है GFC, और टेरेस्ट्रियल में कौन सी होती है, DFC होती है, डेट्राइटस होती है, ठीक है, देन through the GFC. So detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. कहीं ना कहीं कनेक्ट भी हो सकती है। कैसे कनेक्ट हो सकती है ना, आप देखेंगे जैसे डेट्राइटस है तो मतलब जो डिकम्पोजर्स है, अब उन डिकम्पोजर ने जो भी रिलीज़ किया वो प्लांट ने यूज़ किया तो एंटर कर गए ना, एक तरह से GFC में एंटर कर गए, समझे। सो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर प्रे टू GFC एनिमल, यहाँ पे वो उसने बोल दिया, राइट। एंड इन एन, जैसे कि आप समझ लो कि ये जो डेड है, ये डेड को कौन खा रहा है, लाइक वल्चर खा रहे हैं, ओके, या फिर कोई और, आप हाइना खा रहे हैं तो हाइना को मान लो टाइगर या कोई और, मतलब कोई भी टॉप कार्निवोर खा रहा है तो ये एंटर कर गया ना GFC में, समझे। सो इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल लाइक कॉकरोच, क्रोज आर ओमनीवोर्स, ये ओमनीवोर्स है तो ये एंटर कर सकते हैं,
ये डेड डिके को भी खा रहे हैं और ये हर्बीवोर्स भी होते हैं. सो दीज ए नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक इट फूड वेब. ठीक है ना, तो राइट. सो मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि जो ये क्रो है ये हर्बीवोर में भी आ सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर में भी आ सकता है, और यही क्रो ये सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ सकते हैं क्योंकि ओमनिवोर्स है. So organism occupying a place in a natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with the other organism. Based on the source of their nutrition or food, organism occupy a specific place in food chain. ठीक है, organism एक specific food chain में एक स्पेसिफिक प्लेस को ऑक्यूपाई करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल. तो ये क्या है, ये सब क्या है, ट्रॉफिक लेवल है कि भाई हमें पता है कि जू प्लैंक्टन हर्बीवोर्स में प्लेस करे जाएंगे, तो ये इस ट्रॉफिक लेवल में आते हैं. ठीक है, सो प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, कार्निवोर्स जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं. आर यू क्लियर? तो देखिए ध्यान रखना, प्रोड्यूसर में क्या क्या आ सकता है, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस, ट्रीज. देन हर्बीवोर्स में जू प्लैंक्टन, ग्रास ऊपर, काऊ, क्रो भी आ सकते हैं, सीड ईटर होते हैं, राइट. ओके, कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स में बर्ड, फिश, वुल्फ, क्रो इसमें अगेन आ सकता है, एंड इसमें मैन एंड लायन, ये टॉप कार्निवोर्स में आते हैं. ओके, सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. हर ट्रॉफिक लेवल पे जब हम आगे जाते जाएंगे एनर्जी का लेवल कम होता जाएगा. व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज कन्वर्टेड टू detritus or dead biomass that serve as an energy source for decomposers. समझ आया ना कि भाई जब डेड होगा तो वो किसके लिए एनर्जी सोर्स होगा, डिकम्पोजर्स के लिए. सो ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द अपर ट्रॉफिक लेवल फॉर द एनर्जी डिमांड. ठीक है, सो each trophic level has a certain mass of living material at a particular time is called the standing crop. very important, ये याद रखना कि हर ट्रॉफिक लेवल पे मतलब कि इस टाइम पे, इसी टाइम पे मैं इस एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल ले लिया, सपोज हर्बीवोर वाला लेवल लिया, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करते हैं हर्बीवोर लेवल पे, उन लिविंग मटेरियल का, उन लिविंग बींग्स का जितना भी वहाँ पे मास है, उनका जितना भी बायोमास है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप. ठीक है, अब हो सकता है ये बायोमास 6 महीने के बाद कम हो जाए या बढ़ जाए, है ना. तो एक पर्टिकुलर टाइम हमें मेंशन करना ही पड़ेगा. एट अ पर्टिकुलर टाइम जितना भी बायोमास है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप. So the standing crop is measured as a mass of living organism biomass or the number in unit area. The biomass of a species is expressed in term of fresh or dry weight. Measurement of biomass in term of dry weight is more accurate. ड्राई वेट मतलब क्या होता है कि उनको हम ड्राई करके उसमें से जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है हम उसे रिमूव कर देते हैं, तो हमें एक्चुअल में उसका वेट पता चलता है क्योंकि वाटर इज मतलब वो रिमूव हो जाता है, इसलिए वो एक्यूरेट वेट होता है. वाई का आंसर आपको मिल सकता है यहाँ पे. So the number of trophic level in grazing food chain is restricted as transfer of energy follows 10% law. क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि भाई टर्शरी लेवल है फिर उसके बाद क्वार्टनरी लेवल आ जाएगा, उसके ऊपर के लेवल नहीं, एक सर्टेन लेवल तक ही रहेगा ये फूड चेन, उसके आगे वो प्रोसीड ही नहीं कर पाता. क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि 10% एनर्जी को फॉलो करता है. ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाई ट्रॉफिक नंबर आर सर्टेन ट्रॉफिक लेवल, दे आर नॉट लाइक अनलिमिटेड ट्रॉफिक लेवल. वाई, बिकॉज दे फॉलो द 10% लॉ. So only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. In nature, it is possible to have so many level: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in grazing food chain. Okay. Do you think there is any such limitation in detritus food chain? Detritus food chain में भी limitation तो देखिए सब जगह होगा. अब देखिए ध्यान रखिए क्या बोल रहा है कि ये जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर में सपोज इसने 100 जूल का एनर्जी स्टोर किया. ओके, तो सेकेंड लेवल जो है हर्बीवोर जो है, हर्बीवोर में कितना एनर्जी जाता है. ओके, मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ, हाँ यहाँ पे बताती हूँ. तो प्रोड्यूसर में कितना है, सपोज यहाँ पे 100 जूल है, तो वो उसका क्या लेता है, सिर्फ 10% ही इसका नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि कितना होगा, ओनली 10 जूल ही ट्रांसफ़र होगा. फिर अगैन इसका 10% नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र होगा तो कितना, ओनली 1 जूल. अगैन इसका 10% नेक्स्ट लेवल में, यानी कि कितना ट्रांसफ़र होगा, 0.1 जूल. तो अब इसका और नेक्स्ट लेवल कितना हो पाएगा, क्योंकि अब तो बहुत ही कम एनर्जी रह गई, समझ रही हो. तो इसलिए अनलिमिटेड ट्रॉफिक लेवल पे हम नहीं जा सकते हैं, लिमिटेड ट्रॉफिक लेवल ही होंगे, क्योंकि उसके बाद एनर्जी का लेवल कम होता जा रहा है. तो इतनी कम और इससे कम एनर्जी पे तो कुछ सर्वाइवल ही नहीं हो रहेगा. ओके, अब क्वेश्चन आ जाता है कि फिर बाकी का 90% एनर्जी का क्या होता है. तो बाकी की 90% एनर्जी वो ऑर्गेनिज्म अपनी खुद की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होगा, और कुछ एनर्जी ऐसे हीट की फॉर्म में,
हीट लॉस हो जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी ऐसे डिसिपेटेड हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। तो ओनली 10% ही एनर्जी आगे जाती है। देखो सब में दिखा रहे हैं कि हीट की फॉर्म में लॉस हो रहा है ना, समझे। तो नेक्स्ट लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। देखिए अब उसको समझा तो ये हैंड टू हैंड हमें समझना ही पड़ेगा। सो यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ अ पिरामिड, है ना। हमने हमेशा पिरामिड कुछ इस तरह का पढ़ा है, दिस इज पिरामिड, राइट। सो द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज टूवर्ड्स द एपेक्स, हमको ऐसे ही पता है। One gets a similar shape whether you express the food or energy relationship between the organism at different trophic level. This relationship is expressed in term of number, biomass और energy। मतलब हम 3 तरह से पिरामिड की बात कर सकते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, pyramid of biomass and pyramid of energy. So the base of each pyramid represent the producer हमेशा, or the first trophic level, while the apex represent tertiary और top लेवल कंज्यूमर, है ना। ये तो क्लियर हुआ होगा। सबसे नीचे हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो अब देखते हैं 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड जो है उनको स्टडी करते हैं। पहला लेते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर। तो देखिए पिरामिड ऑफ नंबर में अगर हम किसका लेंगे, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो प्रोड्यूसर ऑब्वियसली ग्रास लैंड में बहुत सारी ग्रासेस होंगी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर होगा ग्रासेस का। फिर उस ग्रासेस को खाने वाले मान लो कुछ एनिमल इंसेक्ट्स है, ऑब्वियसली उनका नंबर उससे भी कम होगा। फिर उसके पास कुछ और बर्ड्स हैं जो उस पर डिपेंड है, उनका नंबर कम होगा। और उसके ऊपर और कुछ एनिमल डिपेंड है तो वो उनका नंबर कम होगा। तो यानी जैसे जैसे हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं, इनका नंबर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो वी विल गेट ओनली, देखिए पिरामिड ऑफ नंबर ग्रास लैंड में हमें कैसा मिलेगा, हमेशा अपराइट मिलेगा, पिरामिड ऑफ नंबर। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं बेनियान का। बेनियान जो इकोसिस्टम है, बेनियान ट्री की बात कर रही हूँ, उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं बेनियान ट्री की बात करूँ, बेनियान का नंबर का बात करूँ, तो बेनियान मान लो एक ही नंबर है, बहुत छोटा सा नीचे बेस। बेनियान के ऊपर मल्टीपल इंसेक्ट है, ऑब्वियसली इंसेक्ट का नंबर उससे ज़्यादा होगा। उसके ऊपर मल्टीपल बर्ड्स जो इस पर डिपेंड करते हैं, उसका नंबर इससे भी ज़्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं ये पिरामिड उल्टा हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड, ध्यान रखना। यानी पिरामिड ऑफ नंबर में डिपेंड करता है हम कौन सी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से पिरामिड अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। यानी पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी इन बोथ डायरेक्शन, समझे। अब पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पिरामिड ऑफ बायोमास सेम, हम बेनियान ट्री की ही बात कर रहे हैं। तो बेनियान ट्री की जब हम बात करेंगे तो पिरामिड, आप यहाँ पे या तो आप यहाँ पे ना इंसेक्ट की जगह आप यहाँ पे बर्ड ले सकते हैं कि बर्ड रह रहे हैं, और बर्ड के ऊपर आप बात कर सकते हैं या तो इंसेक्ट की, है ना। अब बेनियान ट्री में हम अगर देखें, इसमें अगर हम बात करें तो बेनियान ट्री का बायोमास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके ऊपर जो बर्ड है उसका बायोमास इससे कम है। इसके ऊपर और कोई सर्वाइव करे उसका बायोमास उससे भी कम है, लाइक इंसेक्ट इसके ऊपर सर्वाइव करे तो उसका बायोमास इससे भी कम है। यानी कि एक बेनियान इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर तो क्या है, इन्वर्टेड, और पिरामिड बायोमास जो है वो कैसा है, अपराइट। सेम एग्जाम्पल के लिए डिपेंड करता है हम किस यूनिट को कंसिडर करें, हम नंबर को कंसिडर करें या बायोमास का, उस हिसाब से पिरामिड भी अपराइट या इन्वर्टेड हो सकता है। समझ आया। अब देखिए इसमें इन्वर्टेड पिरामिड भी दिखाया है, बायोमास किसके लिए, एक्वेटिक के लिए। अब एक्वेटिक में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होंगे, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है उनका नंबर, उनका बायोमास की बात कर रही हूँ, है ना। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है उनका बायोमास कम है। इसके ऊपर जो जू प्लैंक्टन है उनका बायोमास और ज़्यादा हो गया उससे। इसके ऊपर मान लो कोई छोटी फिश है, स्मॉल फिश जो है उनका बायोमास इससे भी ज़्यादा, मतलब वज़न ज़्यादा है। और मान लो इसके ऊपर बहुत बिग फिश जैसे कि शार्क, है ना, या वेल, राइट, तो इनका तो बायोमास बहुत ज़्यादा है, कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड इज अपराइट, फॉर बेनियान इज इन्वर्टेड। अगेन पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर बेनियान इज अपराइट, एंड फॉर एक्वेटिक यानी कि जू प्लैंक्टन मतलब पूरा एक एक्वेटिक के लिए इट इज़ इन्वर्टेड। आई बात समझ में।
अब बात करते हैं थर्ड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी की। पिरामिड ऑफ एनर्जी, चाहे हम किसी भी इकोसिस्टम की बात कर ले, एनी काइंड ऑफ इकोसिस्टम, हमेशा ऑलवेज ये अपराइट रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी हमेशा 10% फॉलो होती है, चाहे बेनियान से जाए, चाहे फिर वो एक्वेटिक में जैसे कि स्मॉल फिशेस से जाए या फाइटोप्लैंक्टन से जाए, एनर्जी हमेशा 10% ही फॉलो होगी। यानी कि नेक्स्ट लेवल पे एनर्जी तो हमेशा नीचे वाले लेवल से कम ही रहेगी। समझे ना? देखो जैसे इसमें बताया 10,000 फिर 1000 फिर 100 फिर 10, तो कुछ भी हो एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल में कम ही जाएगी। तो इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये क्वेश्चन बनता है व्हाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिकॉज इट फॉलोज द 10% लॉ इन विच ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? चले आगे। So any calculation of energy content, biomass or a number has to include all organisms at that trophic level. No generalization we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. ऐसा भी हो सकता है. So one must remember that the trophic level represent a functional level, not a species as such. ठीक है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब इस ट्रॉफिक लेवल का हम फंक्शनल लेवल पे बात करें, क्योंकि स्पीशीज अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में भी आ सकती है. So a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is a primary consumer when it eats seed, मतलब herbivore है, fruit, peas, and a secondary consumer when it eats insects and worms, carnivore भी है. So बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल, तो इसको सिर्फ फंक्शनल लेवल पे हम बात करते हैं कि ऐसा नहीं बात करते कि भाई इसकी जगह यही है या ये स्पैरो हमेशा ये वाला ट्रॉफिक लेवल ही फॉलो करेगा, नो ऑक्यूपाई करेगा, नहीं. So in most ecosystem, all the pyramid of number of energy and biomass are upright, that is producer are more in number and biomass than the herbivores. And herbivores are more in number and biomass than the carnivores. Also, energy at a lower trophic level is always more than a higher trophic level. बोल रहा है but upright हमेशा सिर्फ एनर्जी का होगा, right? So they are exception. अब वो बोल रहा है नहीं, exception भी है to this generalization. If we were to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? We will get inverted. So now add an estimation of a number of small bird depending on the insect, as also the number of large bird eating the smaller. Draw the shape. तो हमको shape मिल गया था ये वाला, है ना, ये वाला, ठीक है. ओके, मैंने उल्टा ही कर दिया बेटा, नहीं ये इंसेक्ट ही लीजिए. ये पहले इंसेक्ट इस पे है, फिर बर्ड की बात कर रहे हैं, एंड लाइक दिस, ठीक है. ओके, तो वो इन्वर्टेड होगा. सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश फार एक्सीड देन दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, है ना, ये भी हमने समझ लिया. So pyramid of energy is always upright, can never be inverted, because when energy flows from a particular trophic level to next trophic level, some energy is always lost as heat in each step. Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given type or annually per unit area. So however, there are certain limitations of ecological pyramid, such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic level. ये इसकी limitations है, या आप बोल सकते हैं ये इसके drawbacks है कि इन points को भी consider करना चाहिए था, नहीं किया कि भाई एक को ही हम हर ट्रॉफिक लेवल में काउंट कर रहे हैं, है ना. इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, हमें लगता है बहुत सिंपल सा फूड चेन है जिसमें हम अलग अलग लेवल में ऑर्गेनिजम्स को पुट करते जा रहे हैं, बट समटाइम्स दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. ऐसा नहीं है, सिंपल फूड चेन कभी एग्जिस्ट नहीं करती है. इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, मतलब एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है. मोरओवर, सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड. सेप्रोफाइट्स को कभी भी हमने नहीं रखा कि टॉप कार्निवोर्स के बाद एक और कैटेगरी होनी चाहिए डिकम्पोजर्स की, बट हम नहीं रखते हैं फूड चेन में, विच इज़ अ ड्रॉबैक. रखना चाहिए, इवन दो दे पे अ वाइटर रोल इन इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. अगर वो नहीं होंगे तो ये जो न्यूट्रिएंट है वापस रिप्लेनिश कैसे होगा, वापस से रिलीज़ कैसे होगा एनवायरनमेंट पे, और फिर से एक नया चेन कैसे शुरू होगा. तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं. यहाँ पे हमने 3 ड्रॉबैक्स की बात करी है, तो ये ड्रॉबैक्स भी यहाँ पर कंसिडर करने चाहिए, मतलब ये पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पिरामिड. समझ आया? देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन आपकी कोर्स में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस वन. हम डायरेक्ट न्यूट्रल साइकिल पे आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना. यहाँ तक अभी ख़त्म, यहीं पे करते.
यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, डू लेट मी नो, वी विल टॉक अबाउट दोज पॉइंट्स फर्दर ऑल्सो, है ना। सो टिल देन पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेट कर रहिए। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी।